हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने नेत्र की संरचना पढ़ी थी, उसके अलग अलग भागों के कार्य और विशेषताएं पढ़ी थी। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो दृष्टि दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने दो दृष्टि दोष पढ़ लिए थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। आई होप आपको ये दोनों दृष्टि दोष समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले दृष्टि दोष की तरफ, जो है आपका प्रेसबायो। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आपका जो है हम अगला जो आपका दृष्टि दोष है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया। अगर हम प्रेसबायोपिया की बात करें तो ये क्यों होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका आई लेंस होता है यानी अभिनेत्र लेंस होता है, वो सिलेरी मसल्स से जुड़ा होता है। ठीक है, वो किससे जुड़ा होता है? सिलेरी मसल्स। अब क्या होता है, उम्र के साथ ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ठीक है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपकी सिलेरी मसल्स है वो जो लेंस है, लेंस के आकार को बदल देती है, जिससे दूर और पास में रखी वस्तुओं को फोकस करना आसान हो जाता है। तो क्या होता है कि कमजोर हो जाती है, जिस कारण ये लेंस का जो आपका अभिनेत्र लेंस है उसका जो है फोकस बदल नहीं पाती। ठीक है, जिस कारण व्यक्ति को देखने में परेशानी होती। इसमें ये बेसिकली आपके जो है बूढ़े व्यक्तियों में ज्यादा दिखाई देते हैं, वृद्ध व्यक्तियों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो जो निकट बिंदु होता है वो आगे चला जाता है, 25 सेंटीमीटर में चला जाता है। प्रेसबायोपिया जो होता है ये ज्यादातर वृद्ध व्यक्तियों में होता है। ठीक है, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें होता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है जो सिलेरी मसल्स होती है, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिलेरी मसल्स के बारे में कि जो सिलेरी मसल्स होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेरी मसल्स जो होती है ये आपके लेंस के साइड में, जिसे आप पक्षमाभी पेशियां कहते हैं, इन्हें सिलेरी मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या होता है, उम्र के साथ ये कमजोर हो जाती है। ठीक है, और आपने ये पढ़ा था कि जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं या सिलेरी मसल्स होती हैं, ये जो आपका लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, उसके आकार को ये बदलती है। ठीक है, जिस कारण उसका फोकस बदलता है, और इसी कारण जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मानव होता है, वो पास में और दूर में रखी हुई वस्तुओं को अच्छे से देख पाते। ठीक है, तो क्या होता है, उम्र के साथ जो आपकी ये सिलेरी मसल्स है या पक्षमाभी पेशियां हैं, ठीक है, सिलेरी मसल्स है, कमजोर हो जाती। ठीक है, सिलेरी मांसपेशियां हो जाती, कमजोर हो जाती। अब वो कमजोर हो जाती है, इस कारण जो लेंस है वो उसका आकार बदल नहीं पाता और वो पास और दूर रखी हुई वस्तुओं को फोकस नहीं कर पाती, जिस कारण वो व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनको प्रेसबायोपिया होता है, वो उनका जो जो निकट बिंदु है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि सबसे छोटा, सबसे कम बिंदु या सबसे जो कम दूरी पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई वस्तु को एक नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, वो आसानी से साफ साफ तौर पे देख पाता है। ठीक है, हमने ये जो है पढ़ा। अब इसमें क्या हो जाता है, जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है, दूर चल जाता है, जिस कारण जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको चीजों को, जो पास रखी हुई चीजें हैं, उन्हें देखने में दिक्कत हो जाती। ठीक है, और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके, कॉन्वेक्स लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। और आजकल हमें बाइफोकल, जो बाइफोकल लेंस होते हैं, यानी ऐसे चश्मे जिसमें दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं, ऐसे चश्मे का भी उपयोग
किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता प्रेसबायोपिया, यह दृष्टि दोष आमतौर पर बुढ़ापे में होता है, जब सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अधिकांश व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है तथा उनके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। इसके कारण व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रेसबायोपिया से ग्रसित बूढ़े व्यक्ति का निकट बिंदु अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर होता है। प्रेसबायोपिया को उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहनकर सही किया जा सकता है। एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि व्यक्तियों को निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि दोनों हो सकती है। यानी क्या हो सकता है, एक व्यक्ति को जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बायफोकल लेंस का चश्मा पहना जा सकता है। बायफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल तथा निचला हिस्सा उत्तल लेंस से बना होता है, ठीक है। जो आपके बायफोकल लेंस होते हैं उसका ऊपरी हिस्सा अवतल लेंस का बना होता है, ठीक है, और निचला हिस्सा जो है वो उत्तल लेंस का बना होता है। यानी ऊपरी हिस्सा आपका कॉनकेव लेंस का होता है और निचला हिस्सा आपका कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। Presbyopia is a defect of vision in which person finds difficult to see the nearby object as well as distinct objects clearly. यानी प्रेसबायोपिया क्या है, ये एक डिफेक्ट है, ठीक है, एक दोष है जिसमें कोई व्यक्ति पास और दूर रखी हुई वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाता है। अब इसके कॉजेस क्या है? दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेस ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स इन ओल्ड एज पर्सन। यानी ये डिफेक्ट या दोष क्यों होता है? क्योंकि उम्र के साथ जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, ठीक है, तो उसकी जो सिलेरी मसल्स है, ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती है। Due to loss of elasticity to change the focal length of a lens, it causes decreasing the flexibility of the eye lens. अब क्या होता है, इनकी जो मसल्स हैं, जो इनकी मांसपेशियां हैं, वो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिस कारण जो है ये फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता और इनकी जो आंखों की लेंथ है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती, ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं रहती का मतलब आसानी से उसका जो है फोकल लेंथ, फोकल जो लंबाई है या फोकल जो दूरी है उसे हम बदल नहीं पाते, ठीक है। This defect of vision corrected by using suitable lens called bifocal lens. In this type of lens, the lower portion is the convex to focus close object and the upper portion is of concave to focus the far off object. अब इसको ठीक करने के लिए बेसिकली हम किसका उपयोग करते हैं? आपका जैसे कि हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आजकल जो है आपके बायफोकल लेंस का हम उपयोग करते हैं, जिसमें जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपर का जो उसका पार्ट होता है वो आपका कॉनकेव लेंस का बना होता है और जो निचला भाग है वो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। अब हम बात करते हैं मोतियाबिंद की यानी कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, तो क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में जो लेंस होता है, ठीक है, लेंस क्लाउडी सा हो जाता है, यानी उससे साफ साफ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दूधिया दिखाई देता है, ठीक है। तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, कई बार जो है ज्यादा जो नेत्र की जो दृष्टि है वो बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, और इसे क्या करता है, इसे जो है ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है, ट्रीटमेंट के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद का संशोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है।
शल्य चिकित्सा के द्वारा या लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अभी तक हमने लेंस के बारे में बात करी। जो पिछला आपका चैप्टर था उसमें हमने अपवर्तन के बारे में यानी रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि जो आपका ग्लास प्रिज्म होता है उससे रिफ्रैक्शन, ठीक है, उससे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन किस प्रकार होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म जो है यहाँ पे आपका PQR क्या है, ग्लास प्रिज्म, ठीक है। क्या है ये आपका ग्लास प्रिज्म है। अब क्या होता है, एक प्रकाश की जो किरण है, ठीक है, यानी जो आपकी अपतित किरण है वो आपके प्रिज्म पर, जो आपका ग्लास प्रिज्म है इस पे पड़ती है और एक एंगल से पड़ती है, यानी नॉर्मली नहीं पड़ती, ठीक है, एक एंगल से कोण बनाकर ये इस पे पड़ती है। अब जैसे ही ये इस पे एंटर करती है, आपने पिछला जो चैप्टर था उसमें समझा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, या अपने पथ से क्या हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी तरीके से, क्योंकि ये जो आपकी किरण है ये आपका एयर से, वायु से कांच की तरफ जा रही है, और आप ये जानते हैं कि जो वायु है वो कैसा है, विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, और जो आपका कांच का प्रिज्म है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है, सघन माध्यम। अब ये जाती है, ठीक है, एक एंगल पे प्रिज्म में पड़ती है, प्रिज्म में पड़ती है तो इसका जो पथ है वो अपने पथ से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है, ठीक है। अब वो डेविएट हुई, ठीक है, इस तरीके से। अब वो किस में चल रही है, कांच में चल रही है, एक डेंसर मीडियम में या सघन माध्यम में चल रही है। अब इसके बाद फिर वो सी पॉइंट पे, सी बिंदु पे वो जो है प्रिज्म से बाहर आ जाती है, यानी अब क्या हो रहा है, अब वो जो है, जो आपका प्रिज्म है वो कैसा माध्यम है, आपका डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम है। अब इससे वो रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम में जा रहे हैं। फिर से इसमें क्या हुआ, इसके पास में डेविएशन हुआ, ये अपने पथ में से मुड़ गए, बेंडिंग हुई, ठीक है, जो उसकी डायरेक्शन थी इसकी दिशा से उससे ये मुड़ गई, ठीक है, और फिर ये बाहर निकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट रे है, एक अपतित किरण है, ये आपकी क्या है, अपतित किरण है, ये प्रिज्म पे पड़ी, ठीक है, एंड पॉइंट पे पड़ी, फिर ये डेविएट हुई, मुड़ी अपने पथ से विचलित हुई, सी पॉइंट से बाहर निकली और एमर्जेंट रे के रूप में ये बाहर निकली, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका लाइट की रे है या प्रकाश की किरण है उसकी जो दिशा है उसमें चेंजेस आए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे से एक जो आपका बी पॉइंट है, बी बिंदु है, जहाँ पे जो किरण है उसने प्रिज्म में एंटर किया, वहां से हमने एक सीधी लाइन खींच दी, मतलब उसी दिशा में खींच दी जो आपकी अपतित किरण की दिशा थी, ठीक है। अब इसे हमने इस तरीके से खींचा, ठीक है। अब जो एमर्जेंट रे है, ठीक है, एमर्जेंट रे कौन सी है, जो प्रिज्म से बाहर निकल, उस किरण को हमने पीछे एक्सटेंड किया, ये ओ बिंदु पे मिली। अब जो एमर्जेंट रे है और जो आपकी अपतित किरण या इंसिडेंट रे है, इनके बीच में एक एंगल बना जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज इन अ ग्लास स्लैब, द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली। अब हमने क्या किया कि हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया, ठीक है, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस, इसमें क्या है, दो ट्रायंगुलर बेस, ऊपर नीचे क्या है, दो ट्रायंगुलर जो है बेस है, यानी इसके दो त्रिभुजाकार आधार है, तथा जो है तीन आयतकार पृष्ठ है, ठीक है, इसके क्या है, तीन जो है आयतकार पृष्ठ भी है। These surfaces are inclined to each other, आप जानते हैं ये क्या होती है, आपस में एक दूसरे से इंक्लाइंड होती है, एक एंगल पे होती है, ठीक है। द एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। अगर हम बात करें इन दो के बीच में जो एंगल होता है इसे हम
प्रिज्म का एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब यहाँ पे हम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो किरण है वो एक, जो प्रिज्म है उसके एक साइड से पड़ती है, फिर वो बेंड होती है, मुड़ती है, फिर क्या होता है, वो प्रिज्म से जब बाहर निकलती है फिर मुड़ती है, तो क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, विचलन हो रहा है, वो अपने पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। ठीक है, बेंड हो रही है, उसको हम विचलन कोण कहते हैं। अब क्या होता है कि इसी के कारण डिस्पर्जन होता है। क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही आपका जो प्रिज्म है, जैसे कि हमने अभी बात करी कि एक एंगल से जो बीम है वो इस प्रिज्म में पड़ती है, फिर क्या होता है, आपकी जो है, क्योंकि आपका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, अपवर्तनांक है जो ग्लास प्रिज्म का, वो अलग होता है। ठीक है, और वायु का अलग होता है, जिस कारण क्या होता है, जो ये प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही, आप ये जानते हैं ये कैसी किरण होती है, श्वेत किरण होती है, यानी व्हाइट लाइट होती है। तो जब ये प्रिज्म में आती है तो इसके जो इसमें जो इस पे जो कलर्स है, ठीक है, जो इसमें रंग है, वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग एंगल में मुड़ जाते। क्या होता है, वो अलग अलग एंगल में क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका व्हाइट लाइट है या श्वेत जो प्रकाश है वो 7 रंगों में, ठीक है, डिस्पर्स हो जाता है। 7 कलर्स में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, 7 रंगों में वो क्या हो जाता है, उसका विक्षेपण हो जाता है। Dispersion is defined as the splitting of white light into different colors when passed through a prism. अब जब हम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन जो होता है वो व्हाइट लाइट का, श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में जो है टूटना। ठीक है, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। द व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर। अब जब भी व्हाइट लाइट जो है, श्वेत प्रकाश जो है, वो प्रिज्म पे पड़ता है, एक एंगल से पड़ता है, तो क्या होता है, ये 7 रंगों में जो हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और अगर हम बात करें डिस्पर्जन की प्रिज्म से, when light passes from one medium to another medium, अब जैसे प्रकाश, ठीक है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो आप ये जानते हैं कि उसकी स्पीड में चेंज आएगा, उसकी जो चाल है उसमें परिवर्तन आएगा। अब क्या होता है, जब उसकी चाल में परिवर्तन आता है, उसी के कारण रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। उसी के कारण जो प्रकाश है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो या वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है या नॉर्मल से दूर मुड़ता है, अभिलंब से की तरफ मुड़ता है या अभिलंब से दूर मुड़ता है। पर इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, नाउ व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, अब जब भी प्रिज्म से लाइट पास होती है, प्रकाश पास होती है, तो जब रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, तो इससे क्या होता है, जो लाइट होती है वो अलग अलग रंगों में, ठीक है, अलग अलग रंगों में वो टूट जाती है। ठीक है, उनका विक्षेपण हो जाता है, और इसी को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये अलग अलग कलर में क्यों टूटती है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो अलग अलग कलर है उनकी जो वेवलेंथ है, उनका जो तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जिस कारण उनकी स्पीड, ठीक है, उनकी जो ये प्रिज्म है, प्रिज्म में भी स्पीड में चेंजेस आते हैं, उनकी जो चाल है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिस कारण आपके जो ये व्हाइट लाइट है ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। और यहाँ पे जो वॉयलेट लाइट है, ठीक है, जो वॉयलेट लाइट है, बैंगनी किरण जो है, ये सबसे ज्यादा विचलित होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो आपका वॉयलेट में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे कम बेंडिंग या विचलन किस में होता है, रेड में, यानी लाल रंग। ठीक है, when light passes from one medium to another medium, speed of propagation of light changes as a result of the light is reflected. अब जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है,
नाउ व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, अब जब भी जो प्रकाश है वो प्रिज्म से पास होता है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, दीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेक द लाइट स्प्लिट इनटू वेरियस कलर। अब इसके कारण क्या होता है, जब आपका प्रकाश जो है प्रिज्म में जाता है, उससे पास होता है, तो रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हो जाता है, जिस कारण जो लाइट है वो अलग अलग रंगों में टूट जाती है या बिखर जाती है, ठीक है, उनका विक्षेपण हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफरेंट कलर्स इन द लाइट रेंज हैव डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग जो रंग है प्रकाश के, उनका अलग अलग वेवलेंथ होता है, उनका अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है। Therefore, the speed at which they bend varies depending on the wavelength. इस कारण क्या होता है, जो उनकी स्पीड है, ठीक है, जो आपकी लाइट है, ठीक है, जो लाइट है, क्योंकि उनका कलर, उनका रंग अलग अलग है, उनका वर्ण अलग अलग है, इस कारण उनकी जो तरंगदैर्ध्य अलग अलग है, और इसी की वजह से उनकी जो स्पीड है, उनकी जो चाल है, वो भी अलग अलग। इन विच द वॉयलेट लाइट बेंड्स मोस्ट, और इसमें क्या होता है, जो बैंगनी किरण है वो सबसे ज्यादा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। वहीं अगर हम रेड की बात करें, लाल की बात करें, ये सबसे कम मुड़ती है, बेंड होती है। एज अ रिजल्ट व्हाइट लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म ब्रेक्स इनटू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और इस कारण क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से आ रहा है वो जो है स्पेक्ट्रम, लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें टूट जाता है, यानी इसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। सफेद रोशनी का एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर 7 रंगों में बंटने को प्रकाश का प्रसार कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का फैलाव या वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय विभिन्न रंगों की रोशनी के अपवर्तन कोण भिन्न होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, एक रीजन इसका क्या है कि इनका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, अपवर्तन कोण है, वो अलग अलग होता है, एक रीजन इसका ये भी है। उदाहरण के लिए लाल रंग कम मुड़ता है और वर्णक्रम के ऊपरी भाग पर बनता है, और बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है, वर्णक्रम के निचले भाग पर बनता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका रेनबो, ठीक है, इंद्रधनुष। तो हम बात करते हैं कि जो आपका इंद्रधनुष होता है यानी रेनबो होता है वो क्या होता है और किस प्रकार से बनता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब धूप और बारिश दोनों एक साथ हो रहे होते हैं तो उस समय आपको इंद्रधनुष बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो बूंदें होती है बारिश की वो आपके जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें रह जाती। अब उसमें जो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सनलाइट जो है वो उस पर पड़ती है, और सनलाइट क्या है, सनलाइट एक तरीके की व्हाइट लाइट होती है यानी श्वेत प्रकाश। अब जब वो इन बारिश की बूंदों में पड़ती है तो क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरीके से जो है जो आपकी सनलाइट है वो आपके बूंद में पड़ी, तो क्योंकि ये क्या हो रहा है, वायु से जो है पानी की बूंद में जा रहा है, तो ये आपका विरल से सघन माध्यम में तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाए, अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, जो इसकी कलर है, जो रंग है, इसमें जो वर्ण है, जो वर्ण की जो इसमें रोशनी है वो अलग अलग एंगल से क्या हो जाती है, टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, अलग अलग एंगल में ये स्प्लिट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये जब बूंद की दूसरी सतह पर पड़ती है, दूसरे हिस्से पर पड़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका परावर्तन होता है, ठीक है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये बाहर निकलती है और बूंद से बाहर आती है और हमें एक जो है बैंड के रूप में, ठीक है, एक जो है बैंड के रूप में या एक बेल्ट के रूप में हमें दिखाई दे, ठीक है, जो कि क्या होता है, 7 कलर यानी 7 रंगों का एक जो बेल्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। जब धूप के समय बारिश हो रही होती है तब इंद्रधनुष का गठन होता है। यह सफेद सूरज की रोशनी पर
वर्षा बूंदें गिरती हैं और उन्हें छोड़ती हैं। के बाद सफेद प्रकाश अपवर्तित होता है और आकाश में 7 रंगों के एक अर्धवृत्त का गठन करता है। इस स्थिति में छोटी वर्षा बूंदें सफेद सूरज की जो रोशनी होती है उसमें एक प्रिज्म का काम करती है, यानी कि जब ये जो सनलाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसके लिए जो ये वर्षा की बूंदें होती हैं ये एक प्रिज्म का काम करती है। जैसे कि अभी हमने प्रिज्म में देखा, तो उसमें क्या होता है, जो आपका व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, वो 7 वर्णों में जो होता है टूट जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो आपकी पानी की बूंदें या जो आपकी वर्षा की बूंदें हैं वो बिल्कुल प्रिज्म की तरह ही काम करती है, जिससे आपका इंद्रधनुष बनता है। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. यानी अगर हम रेनबो की बात करें तो ये क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एक बैंड है, ठीक है, जो कि हमें बारिश के बाद जो है आसमान में या हमारे आकाश में दिखाई देता है। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. और ये किसके कारण होता है, ये बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है, वहां पे जो आपकी पानी की जो ड्रॉप्स होती है, यानी पानी की जो बूंदें होती हैं, वर्षा की जो बूंदें होती हैं, उसके कारण डिस्पर्जन से होता है। जो आपका रेनबो होता है, ठीक है, जो आपका इंद्रधनुष होता है, वो जो है जब एटमॉस्फेयर में, आपके जो वायुमंडल में बारिश की बूंदें रह जाती हैं, उस पे सनलाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसके डिस्पर्जन के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन। हमेशा जब भी रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो वो सूर्य, जिस दिशा पे सूर्य है उसके विपरीत दिशा में, उसके ऑपोजिट दिशा में जो है हमेशा रेनबो बनता है। रेनबो की दिशा हमेशा सूर्य की दिशा के ऑपोजिट होगी, उसके विपरीत होगी। द वाटर ड्रॉप्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। और इसमें क्या होता है, जो रेन ड्रॉप्स हैं या बारिश की बूंदें हैं, ये एक छोटे प्रिज्म का कार्य करती है। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये क्या करती है, ये रिफ्रैक्ट करती है, अपवर्तित करती है और डिस्पर्स करती है, ठीक है, जो प्रकाश उसमें पड़ रहा है उसे डिस्पर्स करती है। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, और फिर परावर्तन होता है, ठीक है, आंतरिक परावर्तन होता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ड्रॉप। और फिर से क्या होता है, फिर से रिफ्रैक्शन होता है, फिर से अपवर्तन होता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश पहले क्या होता है, इस बूंद के अंदर पड़ता है, तो सबसे पहले अपवर्तन होता है, ठीक है, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, ठीक है। अब प्रकाश की जो किरण है वो बेंड हुई, उसके अंदर जितने भी 7 रंग थे वो अलग अलग एंगल से आपके बूंद के अंदर जो है बेंड हो गए, ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, ये 7 रंगों में टूट गया, ठीक है। फिर ये अंदर गया, फिर जो बूंद है, बूंद की ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आंतरिक परावर्तन हुआ, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन। आंतरिक परावर्तन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये यहाँ से मुड़ गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। आपको पता है परावर्तन क्या होता है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में जो है किरण चल जाती है, ठीक है, टकराने के बाद, किसी सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में चली जाती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये टकराई, टकराने के बाद वापस बूंद के अंदर ही चली गई, फिर ये बूंद से बाहर निकली और फिर से यहाँ पे क्या हो गया, आपका अपवर्तन हो, यानी रिफ्रैक्शन हो, और आपको क्या मिला, रेनबो मिला, ठीक है, इंद्रधनुष मिला। और इसी इंद्रधनुष को आप फिर देख, ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीचेस द ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये जो है लाइट का जो डिस्पर्जन है, प्रकाश का जो डिस्पर्जन है और जो इसका आंतरिक परावर्तन है, इसी के कारण जो ये लाइट है, ये प्रकाश है, जो है आंखों तक पहुंच। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है, उसमें आपकी अलग अलग जो है लेयर्स, ठीक है, अलग अलग उसकी लेयर्स है।
ठीक है। तो अब ये जो लेयर्स हैं इनकी जो डेंसिटी है, ठीक है, इनका जो घनत्व है, ठीक है, वो अलग अलग है, ठीक है, सबका घनत्व क्या है, अलग अलग है, जिस कारण क्या होता है, जो प्रकाश की किरण, जैसे कोई भी किरण बाहर से आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जब डेंसिटी अलग अलग है तो क्या होगा, फिर अपवर्तन होगा, ठीक है। तो इसी की यहाँ पे बात होती है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो लेयर होती है, ठीक है, जिसके अलग अलग लेयर हैं, ठीक है, जिसकी अलग अलग परतें हैं, वो अलग अलग घनत्व की। This is because density of gases in atmosphere changes with temperature, which result in change of refractive index. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैस है, गैस का जो घनत्व है या उसकी जो डेंसिटी है वो हर एक लेयर में अलग होती है, ठीक है, हर एक लेयर में अलग होती है। और ये क्यों अलग होती है? क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग, ठीक है, तापमान अलग अलग है। इस कारण क्या होता है, गैस की जो डेंसिटी है, गैस का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है। अब इसके कारण क्या होता है, अलग अलग लेयर का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द डेविएशन ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और क्या होता है, जो आपकी लाइट है, ठीक है, जो लाइट है, प्रकाश है, वो जब इन लेयर से आती है, ठीक है, आपके लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर हैं, सबकी डेंसिटी अलग अलग है, सबका घनत्व अलग अलग है। तो जब लाइट या प्रकाश उससे पड़ती है तो आप ये जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है, क्योंकि दोनों माध्यम का जो है घनत्व, ठीक है, वो अलग अलग है, ठीक है, उसकी डेंसिटी अलग है, या हम कहते हैं उनका जो उसका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग अलग। तो यहाँ पे भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया क्योंकि डेंसिटी अलग है, जिस कारण क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आ रही होती है वो भी उस पे भी क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल के कारण अपवर्तन होता है तब उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां वायु मौजूद होती है और हर वायुमंडलीय जो परत होती है वो अलग अलग तापमान पे होती है, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे होती है। इन वायु परतों का अलग अलग ऑप्टिकल घनत्व होता है। ठंडी हवा की परत प्रकाश किरणों के लिए एक ऑप्टिकली सघन, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर माध्यम है, जबकि गर्म हवा की परत प्रकाश किरणों के लिए ऑप्टिकली विरल, यानी ऑप्टिकली रेयरर माध्यम। अब इसके कारण जो है आपकी कुछ उदाहरणों की हम बात करते हैं, ठीक है, जो आपके वायुमंडलीय अपवर्तन है उसके कुछ उदाहरणों की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें जो आता है आपका पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सितारों की टिमटिमाहट। तो अगर हम बात करें कि हमें रात को सितारे ऐसे लगते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं, तो वो क्यों होता है, वो बेसिकली आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। रात में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनके प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तित होता है। जब तारों की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तब यह हवा या वायु के अलग अलग ऑप्टिकल घनत्व के कारण अपवर्तित हो जाती है। इसलिए तारे एक पल में उज्जवल और दूसरे में मंद दिखाई देते। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपके तारे, ठीक है, अब तारों की रोशनी, तारे तो बहुत दूर है, ठीक है, तारों की रोशनी जो है या तारों की जो लाइट है, प्रकाश है, वो बहुत दूरी से आ रहे हैं। अब क्योंकि वो कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके एटमॉस्फेयर से, आपके वायुमंडल से वो चल रहे हैं, वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से प्रवेश करते हैं, और हर एक वायुमंडलीय परत का घनत्व अलग होता है, ठीक है, उसका घनत्व क्या है, अलग अलग है, जिस कारण क्या होता है, ये जो किरण है जो कि आपकी सितारों से आ रही है वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जिसके कारण कुछ टाइम हमें जो है या एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो तारा है
वो लाइट दे रहा है और एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो बंद हो गया, ठीक है। दूसरा है तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। अब जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, तो यही आपसे बोला गया है कि एक्चुअल में या वास्तविक तौर पे तारा जहां पे है, ठीक है, उससे ऊंचाई पे हमें लगता है, ऐसा लगता है उससे ज्यादा दूर है। ऐसा क्यों होता है? ये भी आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे से आने वाली प्रकाश जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो वह अपवर्तित हो जाती है। यानी जैसे ही आपकी तारे से आने वाली प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है, तो क्योंकि वायुमंडल में अलग अलग परतें हैं और सबका घनत्व अलग है, इसके कारण वो क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। आकाश में अधिक ऊंचाई पर हवा विरल हल्की है और पृथ्वी की सतह के निकट हवा सघन हो जाती है। ऊपर यानी पृथ्वी से जो ऊपर की तरफ है, वहां पे आपकी जो हवा है वो कैसी होती है? हल्की होती है। और पृथ्वी के पास कैसा होता है? ज्यादा डेंस होती है। अतः जब तारे से आने वाली प्रकाश की किरण विरल हवा से सघन हवा में आती है या सघन वायु में आती है तो अधिक झुक जाती है, जिसके कारण आकाश में तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचे दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि ऊपर का जो लेयर है, जैसे ये पृथ्वी है, इसकी जो ऊपर की जो ये वाली लेयर है, ये कैसी है? ये विरल है। और नीचे वाली कैसी है? यहाँ पे क्या है? सघन है। तो जब प्रकाश की किरणें नीचे पड़ती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ऊपर से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फिगर है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तारे की वास्तविक स्थिति। अब यहाँ से जब किरण जो है आ रही है, ठीक है, अब ये पृथ्वी पे पड़ी तो पृथ्वी पे ऊपर क्या था? ऊपर आपका विरल माध्यम था और नीचे क्या था? सघन माध्यम था। यानी ऊपर का जो घनत्व था वो कम था और नीचे का जो घनत्व है वो ज्यादा है। एयर डेंसिटी नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, जिस कारण जो किरण आ रही है वो मुड़ गई, वो अपने पथ से मुड़ गई। और जब वो कोई उसको देखता है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है वो उसे देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये काफी ऊंचाई से, तो जहां पे उसकी स्थिति होती है उससे ज्यादा ऊंचाई पर उसकी स्थिति प्रतीत होती है। और ये क्यों होता है? अपवर्तन के। नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको जब भी सनराइज होता है यानी सूर्योदय होता है, तो आपको जो है सूर्य ऐसा लगता है कि वास्तविक तौर पे उसका सूर्योदय नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो सूर्योदय हो गया। इसी तरीके से जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य अस्त नहीं होता है एक्चुअली में, पर जो है आपको ऐसा लगता है कि सूर्यास्त हो, ठीक है। तो ये भी ऐसा क्यों होता है? ये भी अपवर्तन के कारण होता है। जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है इसी के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम सूर्य को सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक देखते हैं। यानी कि जो आपका अपवर्तन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, इसके कारण क्या होता है? हमें जो सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश कम घनत्व हवा से अधिक घनत्व हवा की ओर जाता है, ठीक है। तो जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है? सूर्योदय हो रहा है तो जो प्रकाश आ रहा है वो कम घनत्व, यहाँ पे जो घनत्व है वो कम है, यहाँ पे डेंसिटी कम है और इधर की तरफ जाता है, ज्यादा घनत्व की तरफ जाता है। इस कारण क्या होता है? सूर्य की रोशनी नीचे की तरफ क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है और इस कारण सूर्य वास्तव में जितना वो नीचे होता है उससे अधिक वो क्षितिज के ऊपर उठा प्रकट होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये सूर्य है, यहाँ से किरणें आ रही हैं और ये जो माध्यम है वो कैसा है? कम घनत्व का है।
और यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे माध्यम क्या है, ज्यादा, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, जिस कारण जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जो सनलाइट है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है। और जो यहाँ पे व्यक्ति बैठा है या जो उसको सूर्य को देख रहा है, उसको ऐसा लगता है कि ये जो रोशनी आ रही है ये ऊपर से आ रही है, और उसे जो है सूर्य ऊपर दिखाई देता है, यानी जो होराइजन है या क्षितिज है उससे ऊपर दिखाई देता है, पर वास्तविक तौर पे जो सूर्य है वो क्षितिज से नीचे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्ण की, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सूर्य है वो क्या है, श्वेत प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो जब प्रकाश चलता है, ट्रैवल करता है, अलग अलग दिशा में करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या कुछ कण जो होते हैं, उनके कारण क्या हो जाता है, प्रकाश जो है वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन enters the Earth's atmosphere, the light gets scattered. That is, light spread in all directions by the dust particles. Free water molecules and the molecules of gases present in the atmosphere. This phenomena is called scattering of light. यानी जब भी जो श्वेत प्रकाश है जो कि सूर्य से पृथ्वी में आ रहा है, वो क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। कैसे होता है, जब भी जो प्रकाश है वो किसी पार्टिकल से, कोई कण है उनसे टकराता है, जैसे धूल के कण हो गए आपके, ठीक है, पानी के कण हो गए, इनसे टकराता है तो वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। प्रकाश को विभिन्न प्रकार के निलंबित कणों पर विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में फेंकने पर उसे बट जाने के को प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइट आई, प्रकाश की किरण आई, और वो किस पे पड़ी, पार्टिकल्स पे पड़ी, ठीक है, कण है, धूल के कण हो सकते हैं, पानी के कण हो सकते हैं, गैस के कण हो सकते हैं, और इसके कारण क्या हुआ, ये चारों तरफ जो है बिखर गए, स्कैटर हो गए। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला है आपका टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो कोलाइडल पार्टिकल के कारण, ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, प्रकीर्ण होता है प्रकाश का, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सुबह के समय, ठीक है, अंधेरे कमरे पर अगर किसी छोटी सी जगह से प्रकाश आता है तो वो आपको एक लाइन से आते हुए दिखाई देता है, और बीच में आपको उसमें धूल की कण दिखाई देती है। तो ये भी आपका टिंडल इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। तो बेसिकली क्या होता है, जो पार्टिकल है, जो कण है, उनके कारण स्कैटरिंग होती है, और यहाँ पे बेसिकली आपके कोलाइडल पार्टिकल हो। टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ scattering of light by colloidal particles. Examples of Tyndall effect: we get to see Tyndall effect in our surrounding very often. Some of the examples are, जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश के जो है स्कैटरिंग के कारण, ठीक है, प्रकीर्ण के कारण होता है। और किसके कारण होता है प्रकीर्ण, कोलाइडल पार्टिकल के कारण। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। When a beam of sunlight enters the dark room through a small hole or window, then its path becomes visible due to scattering of light by the dust particle present in the room. तो क्या होता है, जब प्रकाश की जो किरण है वो आपके कमरे में, अंधेरे कमरे में पड़ती है, तो आपको उसका पथ या उसका जो रास्ता है वो दिखता है। और वो क्यों दिखता है, क्योंकि वो आपका स्कैटर हो रहा है, ठीक है, उसमें प्रकीर्ण हो रहा है धूल के कणों के कारण, इसलिए। When a beam of light is projected on a screen from a projector in a cinema hall, it become visible. इसी तरीके से जब आप सिनेमा हॉल में, ठीक है, प्रोजेक्टर लगाते हैं तो प्रोजेक्टर से जो लाइट पड़ती है पर्दे पे, तो आपको उसका पाथ दिखाई देता है, उसका पथ दिखाई देता है। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। When sunlight passes through the canopy of dense forest, it gets scattered by tiny water droplets. और इसी तरीके से जब प्रकाश जो है किसी
घने जंगल में पड़ता है। तो घने जंगल में वो जो पानी की ड्रॉपलेट्स है, पानी की जो बूंदे हैं, उसके कारण वो प्रकीर्णन होता है उनमें और आपको उसका पथ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्काई है या आकाश है वो नीला क्यों है। ठीक है, जब वायुमंडल में सूर्य के सफेद प्रकाश का फैलाव होता है, यानी जब वायुमंडल में आपका जो व्हाइट लाइट है वो चलती है, तो जो ज्यादा तरंग दैर्ध्य यानी ज्यादा वेवलेंथ वाली जो किरणें होती हैं, ठीक है, उनका प्रकीर्णन नहीं होता, उनका स्कैटरिंग नहीं होता, सिर्फ कम तरंग दैर्ध्य या कम वेवलेंथ वाली किरणों का ही प्रकीर्णन होता है। यही कारण है कि जो आपकी नीला रंग है वो स्कैटर हो जाता है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण आपका जो ये आकाश है या जो हमारा जो स्काई है, ठीक है, ये हमें नीला दिखता है। जब वायुमंडल में सूर्य के सफेद प्रकाश का फैलाव होता है तब अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का हवा के अणुओं के द्वारा प्रकीर्णन नहीं हो पाता। केवल सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, हवा के अणुओं द्वारा हो पाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे से क्या आ रही है, सनरेज आ रही है, प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हवा की जो है अणु है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो ज्यादा वेवलेंथ वाली जो किरणें हैं, कलर लाइट है, जैसे लाल रंग हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ये क्या हो जाती है, ये स्कैटर नहीं होती, ये इनका प्रकीर्णन नहीं होता, सिर्फ कम तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं उन्हीं का जो है स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है। और जो है आपका स्कैटरिंग के कारण आपका क्या होता है, जो ब्लू कलर है, क्योंकि ब्लू का क्या है, नीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है, इसी कारण ब्लू कलर क्या होता है, नीला रंग जो है वो स्कैटर हो जाता है। स्कैटर होने के कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो हमारा जो वायुमंडल है या हमारा जो आकाश है वो आपको नीला दिखाई दे। तो बच्चों आज हमने जो आपके डिफेक्ट्स है वो पढ़े। डिफेक्ट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ जो हमने अभी देखा कि आपका जो आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको टॉपिक बताए उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको रिवाइज करना है, और जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो चाहे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।